हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और बहुत ही बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है। कौन कौन सी? तो तमिलनाडु राज्य में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है। भारत देश ने AK-203 राइफल को लेकर हाल ही में एक देश के साथ समझौता किया है। यह देश कौन सा है? हाल ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 सुर्खियों में क्यों रहा। ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 5 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। और इसीलिए आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में शिक्षक दिवस किस महानुभाव की याद में मनाया जाता है? हैप्पी टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को। यानी कि हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को हम प्रतिवर्ष टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बात करते हैं इसी इंपॉर्टेंट डे से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन की। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और किसकी याद में? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन कब होता है? हमारा यह नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को और एक माह बाद यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन को गुरु दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसी के साथ और भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहां हुआ था? 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यदि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आए तो 5 सितंबर, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिन आए तो आपको याद रखना है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? इस व्यक्ति की याद में। और यह हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ कब किया गया था? 11 नवंबर 2008 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं भाग 17 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 17। लेकिन यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यह भाग 17 सुर्खियों में क्यों रहा? तो इसकी वजह है जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी कि उर्दू और अंग्रेजी जो जम्मू और कश्मीर की पहले से ही आधिकारिक भाषाएं थी, लेकिन और 3 भाषाएं हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता दी गई है आधिकारिक भाषा के रूप में। और बात करते हैं आगे, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। और राजभाषा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो याद रखो, राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। और 30 में से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से यहां शामिल होते हैं यह राजभाषा समिति में।
और यहां आप पढ़िए, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। और हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस बात पर मुहर लगा दी है। और सदस्यों का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है? तो जब हमने यहां पढ़ा कि राजभाषा समिति, तो राजभाषा समिति के सदस्यों का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। और राजभाषा के मामले में हमारे संविधान के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? राजभाषा के बारे में मामले में संविधान में प्रावधान किया गया है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और यदि आपके सिलेबस में यदि कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है तो करंट इश्यू को लेकर यहां से भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। और संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया और संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा ये शामिल है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमल हुआ तब मूल रूप से 14 भाषा इसमें शामिल थी। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, विलुप्त हो चुके सिंगिंग डॉग की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति को 50 वर्षों में पहली बार अपने प्राकृतिक आवास में कहां देखा गया? यहां आप देख सकते हैं, यह है सिंगिंग डॉग। सिंगिंग डॉग, और पिछले 50 साल से इसे माना गया था कि यह जो कुत्ता है वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन 50 साल बाद एक बार फिर से अपने प्राकृतिक आवास में देखा गया। किस देश में? न्यू गिनी देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू गिनी। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां आपको आवाज तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन इस चेहरे से आपको साफ पता चलता है कि यह है सिंगिंग डॉग। तो न्यू गिनी के इस सिंगिंग डॉग को उनके अनूठी चीख एवं भौंकने के लिए जाना जाता है। और ये कुत्ते एक हार्मोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसकी तुलना हम्पबैक व्हेल द्वारा की जाने वाली ध्वनि से की गई है। और इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो तकरीबन 1970 के दशक में पकड़े गए लगभग 200 सिंगिंग डॉग संरक्षण केंद्रों एवं चिड़ियाघरों में रह रहे थे, किंतु पिछले 50 वर्षों में इनकी कोई भी प्रजाति जंगल में नहीं देखी गई थी और इसीलिए माना गया था कि सिंगिंग डॉग विलुप्त हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से देखा गया, कहां पर? न्यू गिनी में। तो यहां ये न्यू गिनी, तो न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। और इस द्वीप का पूर्वी भाग स्वतंत्र देश पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत इसका पूर्वी भाग आता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई? दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की यात्रा पर है? वहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। और हाल ही में उसी देश में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक डील पक्की की है। AK-203 राइफल देख सकते हैं, जो AK-47 का एक बहुत ही अपग्रेड वर्जन है। और AK-203 राइफल्स की डील हाल ही में रूस देश के साथ हुई है। किस देश के साथ? रूस देश के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। और AK-203 को AK-47 राइफल्स का सबसे एडवांस्ड वर्जन माना जाता है। और अब हमारे जो सैनिक है इसका इस्तेमाल करेंगे और अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। लेकिन हमारे भारत में सैनिकों को कितने ऐसे AK-203 राइफल्स की जरूरत है? तो एक और क्वेश्चन कि भारतीय थल सेना को लगभग कितनी AK-203 राइफलों की जरूरत है? 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है हमारी भारतीय सेना को। और 1 लाख का आयात रूस देश से किया जाएगा। कहां से? रूस देश से। लेकिन शेष का विनिर्माण हमारे भारत देश में किया जाएगा। और प्रति राइफल की लागत कितने रुपये, कितने डॉलर आएगी? करीब $1,100। और $1,100 में जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत और विनिर्माण इकाई की स्थापना भी शामिल की गई है। और इस
लागत को जोड़कर हमारी प्रति राइफल इसकी कीमत होगी $1100। और इसी के साथ बात करते हैं हम रूस देश की। तो रूस देश के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूसी रूबल। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? याद आया? ओके दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लेकिन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अब 5वें क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम को स्वीकृति दी? हमारे भारत देश में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए हाल ही में कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी नामक कार्यक्रम को स्वीकृति दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिशन कर्मयोगी। और यहां आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हो। और इसीलिए यह मिशन कर्मयोगी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी और ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर भी बल देना होगा। और इसी के साथ आगे बात करें तो 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और अब बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। हाल ही में N95 मास्क को संक्रमण मुक्त करने के लिए चक्र डिको किसने बनाया? यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, चक्र डिको। तो इस उपकरण को किसने बनाया है? यहां बहुत से छात्र हैं, लेकिन यह IIT दिल्ली से है। कहां से? IIT दिल्ली के छात्रों के इस समूह ने हाल ही में N95 मास्क को संक्रमण मुक्त करने के लिए चक्र डिको नामक इस उपकरण को बनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT दिल्ली। और इस मिशन को चक्र डिको कहा जाता है और यह N95 मास्क के सुरक्षित पुनः उपयोग को सक्षम करने के लिए ओजोन आधारित परिशोधन प्रक्रिया का उपयोग करता है। किस प्रक्रिया का? ओजोन आधारित परिशोधन प्रक्रिया का यूज करते हुए N95 मास्क जो आपने 10 या 11-12 बार पहन लिया है, इसको हम फिर से पहन सकते हैं। ओजोन की उचित खुराक और जोखिम से SARS-CoV-2 को निष्क्रिय किया जा सकता है और बैक्टीरिया के भार में 99.9999% की कमी हो सकती है, जिसके बाद में एक N95 मास्क को निष्पंदन क्षमता पर बिना किसी प्रभाव के 10 बार तक फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अब आपको इस N95 मास्क को फेंकना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फिर से आप यूज कर सकेंगे। 7वां क्वेश्चन, हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्सेदार की हकदार है। यह महत्वपूर्ण फैसला किस देश के उच्च न्यायालय ने सुनाया? दोस्तों, इस देश का आप उच्च न्यायालय भी देख सकते हैं। तो यह किस देश में स्थित है जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है? फैसला क्या है? हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्सेदार की हकदार है। और यह फैसला सुनाया है अपने ही पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय। तो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया है कि हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार है। और इससे पहले हिंदू विधवा केवल पति की भू संपदा में हिस्सेदारी ले सकती थी। किसमें? भू संपदा में ही हिस्सेदारी ले सकती थी, लेकिन अब समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी यह हमारे हिंदू पत्नी। और यह डिसीजन लिया है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने। तो बांग्लादेश की बात करें
तो बांग्लादेश हमारे भारत देश में तीनों तरफ से घिरा हुआ देश। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? स्पेस एक्स जो एक अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है और उन्होंने अपना पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन लॉन्च किया है फ्लोरिडा से। कहां से? फ्लोरिडा से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लोरिडा। तो फाल्कन 9 मिशन के द्वारा 3 पेलोड को लॉन्च किया गया, जिसमें अर्जेंटीना अंतरिक्ष एजेंसी का एक और साओकॉम 1B सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह और टाइवेक एवं प्लेनेट आईक्यू कंपनी के 2 छोटे उपग्रह शामिल थे। और इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स जिसकी स्थापना एलोन मस्क द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी। और स्पेस एक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना तथा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना, यह स्पेस एक्स का एक प्रमुख उद्देश्य है। और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा, एलन मस्क। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में शेखर गवली का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, शेखर गवली का निधन हो गया। वो हमारे भारत देश के एक जाने माने क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच, जिसका नाम है शेखर गवली। सिर्फ 45 साल की आयु में हाल ही में निधन हो गया। तो शेखर गवली पूर्व रणजी खिलाड़ी और महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच शेखर गवली का नासिक जिले के इगतपुरी हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के दौरान 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैसे निधन हुआ? तो नासिक जिले के इगतपुरी हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के दौरान निधन हो गया। और शेखर गवली का जन्म 6 अगस्त 1975 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था और वे दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिनर थे। वर्तमान में वे महाराष्ट्र अंडर 23 टीम के लिए फिटनेस कोच के रूप में कार्य कर रहे थे, जिसका हाल ही में देहांत हो गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड हाल ही में जीत लिया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विन्स CII GBC नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड। और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसलिए आपको इस एयरपोर्ट का नाम याद रखना है। और CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर्स पुरस्कार, तो यहां एक टर्म आया GII CII का पूरा नाम क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना के हाल ही में 125 साल पूर्ण हुए हैं 2020 में, क्योंकि CII की स्थापना 1895 में की गई। हिंदी में कहे तो भारतीय उद्योग परिसंघ। और इसके साथ यहां एक लिखा है GBC, यानी कि गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, GBC द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। 11वां क्वेश्चन, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इस महिला को। तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली भारत की यह महिला, जिसका नाम है M वीरलक्ष्मी। दोस्तों नाम ही ऐसा है M वीरलक्ष्मी, और वो एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है M वीरलक्ष्मी। तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानी स्वामी द्वारा
की गई नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 108 एम्बुलेंस को लेकर भी तमिलनाडु सुर्खियों में था कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की और इसी बात को लेकर भी तमिलनाडु सुर्खियों में था। और जब यहां हम बात करते हैं इस महिला की, तो पिछले 2 दिनों में भी मैंने महिलाओं से जुड़े और क्वेश्चन भी बताए थे। इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? उषा पांडे। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो चारू सिन्हा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों रिवाइज तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि शॉर्ट में बोले तो GTMAM हाल ही में लॉन्च किया है RK सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है RK सिंह। लेकिन RK सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? राजकुमार सिंह किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है राजकुमार सिंह। और यहां पर बढ़िए, यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह लॉन्च ऑफ ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। और यह क्या है? और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी बनता है कि विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ कहां किया गया? नई दिल्ली में। और GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा और इसको हाल ही में लॉन्च किया है RK सिंह ने। और अब 13वां क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन शामिल हुआ? दोस्तों यहां पढ़ सकते हैं वन नेशन वन राशन योजना, और इसमें हाल ही में शामिल किया गया है लद्दाख और लक्षद्वीप को, दोनों को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा और शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। और इसीलिए आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। और यहां हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। और इसी के साथ जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, शॉर्ट में बोले तो RK माथुर। और लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम क्या है? कावारत्ती। और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दिनेश्वर शर्मा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति कहां से हुई? आंध्र प्रदेश से हुई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है देशमुख नैनेश, प्रेम सिंह देवाड़ा, सहदेव कनाडिया, वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से अमीर पठान, MD आजाद, भगोरा तेजू, करण सथवारा, सुमित मोकरिया, अक्षय भरवाड़। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विकास कुमार जल गोविंद चाक, दीपक रोजासरा, भरत राठौड़, प्रिया पटेल, कन्हैया लाल, चुडासमा मोहन, माइक व्यास, सर्जना पटेल, कपिला सोलंकी, डेरवालियल रसीला, जाला दलपत सिंह, हनी यादव और रावल सुनील। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन पहले स्थान पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा?
दोस्तों यहां 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कोई भी आप यूज कर रहे हैं, इनमें से आपके दोस्तों को लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।